चलिए, जैसे कि पीछे हम लोग यानी कि कल के क्लास में, कल के लेक्चर में हम ये पढ़े हुए थे कि पौधों में और वो भी कौन से पौधों में, तो हम कहेंगे बहुकोशिकीय, क्योंकि हम लोग पढ़े थे एक कोशिकीय में विसरण के द्वारा क्या हो रहा था, खाद्य पदार्थों का या फिर उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जा रहा था, ये पढ़ लिए थे। लेकिन अगर बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय जो भी पौधे होते हैं उन पौधों में उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दो उत्तक कार्य करते हैं। उन दो उत्तकों के नाम क्या क्या था, जिसमें पहला था हमारा जाइलम और दूसरा हमारे पास क्या था, फ्लोएम था। ये बात ध्यान रखेंगे, पहला था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ लिए थे कि यह जटिल क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। हम उत्तक पढ़े थे कल के क्लास में कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभज्योतिकी उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक जो होता था वह विभाजन के आधार पर था और यह तीन भागों में विभक्त होता है, एक को शीर्षस्थ, दूसरे को पार्श्वस्थ और तीसरे को अंतर्वेशी कहते हैं। और जबकि ये हमारा जो अस्थायी उत्तक था, परमानेंट टिश्यू जो था, वह हमारा दो प्रकार से बटा था। एक को कहते थे हम सरल उत्तक और दूसरे को कहते थे जटिल उत्तक। सरल उत्तक को हम आगे चल के फिर से तीन भाग में बांटे हुए थे, जिसमें था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और अगर हम जटिल उत्तक की बात करें, जटिल उत्तक हमारा दो प्रकार से होता है। पहला जो था उसे हम कहते थे जाइलम और दूसरे को कहते थे फ्लोएम। हाँ, पहले का नाम था जाइलम, दूसरे के नाम का फ्लोएम। आजा कुछ ना कुछ बोल जिस लोग था। पहले का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम। तो वही जाइलम और फ्लोएम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें अभी देखना है क्या कि अंतर, जाइलम और फ्लोएम में क्या देखना है, अंतर। तो जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंदर से नहीं वो खराब नहीं, तो मीटर में लाइट आएगा। अगर लाइट आता है ना तो वो अपना काम चालू कर देंगे। जाइलम, अब देखिए हमारा जाइलम जो है और फ्लोएम में अंतर की बात करें तो जाइलम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जाइलम को हम हिंदी में दारू कहते हैं और फ्लोएम को हम हिंदी में पोषवाह कहते हैं। तो जैसा कि हमारे पास नाम से ही समझ में आ जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम यह क्या होता है, यह एक प्रकार की मृत कोशिका होती है, चाहे मृत उत्तक होता है, यानी कि यह एक प्रकार के मृत कोशिकाओं से बना होता है। मृत कोशिकाओं से बना होता है। और अगर हम इसको देखें तो यह क्या होगा कि यह जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है। क्या किससे बना होता है, यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। प्रियंशुआ के भाई 2 दिन फोन कर ले रहे हमारे भाई, हम फोन में करते हैं नहीं लगे ना, हमारा तो नहीं लगा न, तो हम लोग फोन कर ले, हम फोन में ना उठेंगे और हम उठ कर। हाँ चलिए, दूसरा जो होगा दोबारा के बाद बोले यह, हाँ तो जाता रहता पानी का है तो कालीन बंद भाई बड़ा। यह जल तथा जल में
घुलित खनिज पदार्थों का संवहन करता है। क्या करता है? संवहन करता है। तो ये क्या करेगा? 3 नंबर, तो ये करेगा, यह पत्तियों में बने भोजन को, पत्तियों में बने हुए भोजन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाता है। अगर हम इसमें अगला पॉइंट देखें, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर पॉइंट इसमें ये कहता है कि यह जल का तथा खनिजों का संवहन जड़ से ऊपर की दिशा में करता है। जड़ से किस दिशा में करता है? ऊपर की दिशा में करता है, मतलब ऊपर ऊपर भगाता है, करता है ना जी। जड़ से जो जल है वह कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें ये होगा कि यह भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पत्तियों से, चाहे सीधे लिख दे रहे हैं, ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में क्या करता है? दोनों दिशा में संवहन कराता है। क्या कराता है? संवहन कराता है। ये इसका काम हो गया, ये इसके अंतर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है कि पेड़ पौधों में जो परिवहन होता है वह परिवहन कितने प्रकार से होता है। जैसे हमारे पास है कि पादप में अगर हम परिवहन की बात करें, पादपों में परिवहन की बात करें, और वो भी पादप में हम बड़े बड़े पौधों की बात कर रहे हैं, हम छोटे एक कोशिकीय पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुकोशिकीय पौधों की बात कर रहे हैं, पादप की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उनमें परिवहन के लिए 2 ही क्रिया जो होती है, जो क्या होती है? कार्यकारी होती है। यानी कि पादप में पदार्थों के परिवहन में 2 क्रियाएं सहायक होती हैं। 2 क्रियाएं क्या होती हैं? सहायक होती हैं। नीचे कर दो। 2 क्रियाएं क्या होती हैं? सहायक होती हैं। 2 क्रियाएं सहायक होती हैं। पहला जो क्रिया है उस क्रिया को कहते हैं स्थानांतरण। पहला जो क्रिया, उस क्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। और दूसरे क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। दूसरी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। चलिए समझते हैं स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है हम समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है? स्थानांतरण। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? स्थानांतरण। स्थानांतरण को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। TRANSLOCATION। जैसा कि स्थानांतरण क्या होता है, हम अगर पढ़े हुए हैं सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पदार्थों का एक जगह से, या फिर हम लोग पढ़े हैं स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि वैसी कृषि जिसमें हम जगह बदल कर खेती करते हैं, उसे ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। पढ़े हैं ना जी। यानी कि वैसी कृषि, या फिर हम कह सकते हैं कि स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यानी कि हम लोग करते क्या है कि कृषि कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? जगह बदल। यानी कि जगह बदलना ही हमारा क्या है? स्थानांतरण है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि स्थानांतरित होने का मतलब ये है कि किसी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। ठीक है। तो स्थानांतरण क्या है? तो पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का ऊंचाई तक संचलन करना ही स्थानांतरण कहलाता है। लेकिन चलिए समझ लेते हैं स्थानांतरण क्या है।
पौधों में खाद्य पदार्थों का तथा खनिजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। अब इस पे जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें समझना इसलिए जरूरी है, वह क्या है कि क्या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऐसे ही हो जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं। बात क्या होता है कि पादप की जो कोशिका होती हैं, पादप की कोशिका होती हैं, इसकी कोशिका में होता है कोशिका रस। इसकी कोशिका में कोशिका रस होता है। लेकिन ये कोशिका रस क्या होता है समझाते हैं। देखिए, पादप की कोशिका जो होती है वह 4 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी है बताइए? पादप की कोशिका किन 4 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है? पहला होता है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। पहला क्या होता है? कोशिका भित्ति। दूसरा क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और तीसरा क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और चौथा क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो हैं जिनसे पादप की कोशिका बनी हुई है। हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। हम जानते हैं कि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन की। हम जानते हैं कि कोशिका द्रव्य जो होते हैं इसमें बहुत सारी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। जिन संरचनाओं में हमारा पहला अत्यंत ही महत्वपूर्ण संरचना है वह है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कितने प्रकार से बटा होता है? 2 प्रकार से होता है। अब अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर बोलते हैं। तो एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है खुरदरी, एक ओके एसीआर बोल देते हैं, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें हम एसईआर और आरईआर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चिकनी और खुरदरी जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका होती है, इसके ऊपर हमारे जगह जगह दाने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। अब बचा हमारे पास क्या? तो इसका काम हो गया। इसके अलावा हमारे पास पाया जाता है गोल्गी बॉडी, जिसको हम कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय का काम क्या है? तो गोल्जी काय हमारा ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहलाता है। यह क्या कहलाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यह कोशिका में परिवहन मंत्री का काम करता है। यानी कि कोशिका में यह कुछ इस प्रकार से होता है कि कोशिका के केंद्रक तक और कोशिका झिल्ली तक रास्ता बनाता है, रास्ता साफ करता है, जिससे कि कोई पदार्थ क्या करे? आसानी से परिवहन कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये हमारा गोल्गी बॉडी का काम होता है। तीसरा जो हो गया वो होता है हमारे पास लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को आप जानते ही हैं कि इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं ना जी। आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये बात हम अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। बच गया हमारे पास क्या? लाइसोसोम के बाद हमारे पास बच गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हमारे पास क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं?
पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अब हमारे पास बच गया माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारे पास बच गया लवक। और ये भी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लवक कितने प्रकार से बटे होते हैं, 3 प्रकार से। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम हरित लवक कहते हैं हिंदी में। और इसी हरित लवक में हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्ण हरित। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इसको कहते हैं बर्नी लवक। यह काम क्या करता है, यह फूल और फलों को रंग देता है। फूल और फलों को क्या देता है, रंग देता है। और बचिया आपके पास ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इसको कहते हैं अवर्णी लवक। कहाँ पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, जड़ तथा तना में पाया जाता है। ये सारी चीजें हैं। अब लवक के बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो ये सारी चीजें हमारी पादप में मौजूद होती हैं, पादप में मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक चीज है जिसका नाम है रसधानी, जो कोशिका द्रव्य में मौजूद होती है। और यही जो रसधानी है VACUOLE वैक्यूल, इसको रिक्तिका भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, रिक्तिका भी कहते हैं। अच्छा, इस रसधानी की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक इसकी खोज किए थे। लीवेनहॉक इसकी खोज किए थे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगला बात यह है कि इसका काम क्या है भाई, तो रसधानी का काम है कि पादप की कोशिकाएं जो होती हैं वह तेजी से बढ़ती हैं। और जब तेजी से बढ़ती है, मनुष्य जो होता है उसका विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन पादप की जो पौधा जो होता है उसका विकास बहुत तेजी से होता है। तो तेजी से होता है तो उसकी कोशिकाओं में जो पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व उस कोशिका के लिए उतने उपयुक्त नहीं होते हैं जितना कि उसको बढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब जितना भोजन चाहिए कोशिका को बढ़ने के लिए उतना भोजन उस कोशिका के पास मौजूद नहीं होता है। इसलिए यह रसधानी जो होता है, यह रसधानी क्या करता है, यह जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको संचित करके रखता है, जिससे कि कोशिका द्रव्य में जब कोई पदार्थ समाप्त हो जाए तो यह क्या करे, कोशिका द्रव्य में खाद्य पदार्थों को पहुंचाए, जिससे कि कोशिका का विकास तेजी से हो। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका रस पाया जाता है। इसी रसधानी में क्या पाया जाता है, हमारा कोशिका रस। इसी में क्या पाया जाता है, इसी में पाया जाता है कोशिका रस। और यही कोशिका रस, इसे इंग्लिश में सेल सैप कहते हैं। ठीक है, और ये कोशिका रस का पाया जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से हम अभी बोले जो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है वह इसी से मिलती है, खाद्य पदार्थों का संचारण से मिलती है, इसी के द्वारा। अब बात यहीं तक सीमित नहीं है। हम जो बोले हैं, हम यहाँ पर खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण पढ़ाए, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे, चलिए इसमें इस पॉइंट को भी क्लियर कर ही दे। गुणसूत्र केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्या होता है, तो केंद्रक में होता है क्रोमैटिन का धागा। इसका धागा क्रोमैटिन का धागा। अब क्रोमैटिन के धागे पर क्या होता है भाई, तो क्रोमैटिन के धागे जो होते हैं, यह धागा क्या कहलाता है, इसमें होता है डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए। अब डीएनए का छोटा भाग जो होता है वह कहलाता है जीन। अब बात ये होता है कि ये जो क्रोमैटिन का धागा है, जब कोशिका विभाजन होता है, जब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय यह धागा टूटता है। यह धागा क्या होता है, टूटता है। और
क्रोमोसोम बनाता है। और क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, ठीक है। और क्रोमोसोम बनाता है। और जानते हैं कि गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? 23 जोड़ी मनुष्य में होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब जो चीज समझना है हम उस चीज पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। ये टॉपिक के बाहर का था। देखिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर ये देखें कि पदार्थों का, पौधे में खाद्य पदार्थों तथा खनिजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या स्थानांतरण नॉर्मली हो जाता है? तो नहीं। इसमें क्या होता है कि पादप की कोशिकाओं में जो कोशिका रस होता है, पादप की कोशिकाओं में जो कोशिका रस होता है, उस कोशिका रस का परासरण दाब ज्यादा होता है। उस कोशिका रस का परासरण दाब ज्यादा होता है। यानी कि हम कहेंगे कि पादप में स्थानांतरण की क्रिया, अब किसके स्थानांतरण की क्रिया? तो जल स्थानांतरण की क्रिया कोशिका रस की मदद से होता है। कोशिका रस की मदद से होता है। होता क्या है वो बात समझ लीजिए। पादप में जल स्थानांतरण सही से लिख लेना, ठीक है। स्थानांतरण, ठीक है। स्थानांतरण की क्रिया कोशिका रस की मदद से होती है। क्यों? तो देखिए कोशिका रस में मौजूद, अब यहां से आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कोशिका रस में मौजूद, तो देखा ना नीचे यहीं में बोल देनी आइला। अब देखिए होने क्या होता है। अब देखिए कोशिका रस में जो मौजूद द्रव्य होते हैं, यानी कि पदार्थ होते हैं, द्रव्य के कारण इसका परासरण दाब अत्यधिक हो जाता है। परासरण दाब क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है। परासरण दाब अत्यधिक हो गया तथा मूल रोम की कोशिकाओं में यह दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यह दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब मूल रोम की कोशिकाओं में जब यह दाब कम हो गया, तो कम होने के कारण क्या हो गया? जो जल मिट्टी में था वह जल क्या होगा? अवशोषित होगा जड़ के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। अब मूल रोम विसर्ण के द्वारा अवशोषित करेगा और फिर मूल रोम में मौजूद है जाइलम, वह जाइलम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो यही पॉइंट होता है, यही सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। हम क्या लिखे हैं कि कोशिकाओं में यह दाब कम होता है। कहाँ? किसकी कोशिकाओं में? तो मूल रोम की कोशिकाओं में, जिसके कारण यह मिट्टी में मौजूद, किसमें मौजूद? मिट्टी में मौजूद जल तथा खनिज लवणों को विसरण की मदद से, किसकी मदद से? विसरण की मदद से जड़ में पहुंचाती है तथा यह उपयोगी पदार्थ जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर अन्य सभी कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। कोशिकाओं को प्रदान करा दिया जाता है। बोला हमें केहू के दिक्कत है तना में माने स्थानांतरण कैसे भइल है खाद्य पदार्थ के, चाहे जल के। अभी हमने के जल के स्थानांतरण देखने हैं, यही का खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होला। अब खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है वो भी देख लीजिए। ये हम जल और खनिज लवण का देखें कि कैसे हुआ। अब खाद्य पदार्थ क्या होता है कि
पत्तियों में बना हुआ भोजन, पत्तियों में है नहीं क्या हुआ, वो ना भाई का तरह की पसंद होता पादप की पत्तियों में बने जो भोजन होते हैं, भोजन की सांद्रता पत्तियों में अधिक है, किंतु बाकी की कोशिकाओं में क्या होती है, बाकी की कोशिका में कम होती है। तो यहाँ पर ना हम विसरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही विसरण जो है ना सजीव में, यह क्या क्या कहलाता है, परासरण का, क्या कहलाता है, परासरण। तो हम बोलेंगे तो बाकी की कोशिकाओं में कम होती है जो परासरण की मदद से, किसकी मदद से, परासरण की मदद से फ्लोएम उत्तक के पास पहुंचाया जाता है तथा यह फ्लोएम उत्तक इन खाद्य पदार्थों को क्या करता है, सभी भागों में, पादप के सभी भागों में पहुंचाता है। तो ये हमारा केवल स्थानांतरण था, ठीक है, ये हमारा केवल क्या था, स्थानांतरण था। अब हमारे पास पॉइंट है जो, वो पॉइंट ये है, हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर है हमारा पॉइंट। अब पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि स्थानांतरण तो देख लिए हमारे पास, और दूसरा प्रक्रिया क्या था, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन को समझेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, अब वाष्पोत्सर्जन को हम समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर स्थानांतरण की परिभाषा एक और तरीके से दी गई है जिसको जानना जरूरी है। और उसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। हटाइए, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख ले वाष्पोत्सर्जन। तो हम कहेंगे कि पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण करना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब इसमें पॉइंट जो समझना है वो समझिए। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, पॉइंट क्या समझना है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो वाष्पोत्सर्जन है, इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सभी पौधों में एक प्रकार से नहीं होती है। किसी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल्दी होती है तो किसी में देरी से होती है। कोई वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल की ज्यादा मात्रा निकालता है तो कोई कम निकालता है। हम लोगों में जिस प्रकार पसीना होता है, ठीक पौधों में भी उसी प्रकार समझ लीजिए, तो यह एक पसीना ही है। लेकिन यह पसीना इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास स्वेद ग्रंथियां हैं, पसीने की ग्रंथियां हैं, लेकिन इनके पास पसीने की ग्रंथियां नहीं है। अब सुनो क्या है वाष्पोत्सर्जन, हम परिभाषा क्या लिखे हैं कि पौधे के वायवीय भागों से, देखिए पौधे का वायवीय भाग यानी कि वह भाग जो वायु के संपर्क में है, ठीक है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों के द्वारा, जल का जो रंध्र है, पौधे में जो रंध्र होगा ना, उन रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण या निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि पत्तियों में जो रंध्र होता है, उस रंध्र से जल बाहर निकलती है। अब पॉइंट ये है कि पादप जो जल का अवशोषण भोजन बनाने के लिए करते हैं, उसमें से 90% जल वह वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं और 10% जल ही वह केवल भोजन के लिए उपयोग में लाते हैं। यानी कि जितना भी पानी लिया, जितना भी पानी उसने एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया जड़ से, उन पानी में से 90% पानी वह क्या किया, वाष्पोत्सर्जन कर दिया, और 10% पानी किस लिए रखा,
भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं हैं। इसके साथ साथ जो पादप होते हैं, कुछ पादप हम अभी बोले कि सब में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक प्रकार से नहीं होती है। अब जैसे एक मक्का का पौधा है, वह प्रतिदिन 3 से 4 लीटर क्या करता है, पानी को वाष्पीकृत करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है 3 से 4 लीटर। लेकिन वही एक सेव है, वह 10 से 20 लीटर जल निकालता है। अब वही हम एक पत्ती की बात करें तो वह पत्ती जो होती है, जो पादप की पत्ती होती है, वह अपने भोजन का, सॉरी भोजन बोल रहे हैं, वह अपने वजन का, एक जो पत्ती होती है, किसी भी पादप की जो पत्ती होती है, वह अपने वजन का करीब 100 गुना पानी जो है ना, सॉरी अपने वजन का करीब एक दिन में अपने वजन के बराबर, सॉरी 1 घंटे में वह अपने वजन के बराबर का पानी वाष्पीकृत कर देती है, वाष्पोत्सर्जन कर देती है। एक पादप की जो पत्ती होती है, वह 1 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी को क्या कर देती है, वाष्पोत्सर्जित कर देती है। अच्छा, इसके अलावा एक जो पादप होता है, वह औसतन बताया गया है कि वह अपने जीवन काल का 100 गुना पानी क्या करता है, वाष्पोत्सर्जित करता है। ये वाष्पोत्सर्जन के बारे में है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रत्येक पौधों में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अब उस अलग अलग होने में क्या है आपको, जैसे हम क्या कहेंगे, एक मक्का का पौधा, जैसे हम क्या कहेंगे, एक मक्का का पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर जल का निष्कासन करता है। और वही अगर हम बात करते हैं सेव की, तथा एक सेव का पौधा एक दिन में, नीचे कर दो, 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। जल का क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। ये है। अब यहाँ पर ये है कि एक पौधा, अब इसमें ये है कि एक पौधे की पत्ती अपने वजन का या वजन के बराबर जल का वाष्पोत्सर्जन करीब 1 घंटे में कर देती है। करीब कितने घंटे में, 1 घंटे में करती है। अब यहाँ पर पॉइंट यही नहीं है, अब इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे कि एक वृक्ष जितना जल का अवशोषण करता है, उसका 90% भाग, उसका 90% हिस्सा क्या कर देता है, वाष्पोत्सर्जित कर देता है, तथा 10% का उपयोग केवल भोजन बनाने के लिए करता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग।